हाय एवरीवन। तो ये पार्ट 1 है C++ की एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज का, जिसमें हमने C++ को एकदम बेसिक लेवल से कवर किया है, ताकि अगर आपने पहले कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो भी ये ट्यूटोरियल सीरीज देख के आपको समझ आए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, और इसको देखने के बाद आप C++ यूज़ करके कोड करना स्टार्ट कर पाए। C++ हमने इसलिए चूज़ करी है बिकॉज C++ के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं रियल वर्ल्ड में, और अगर आपको कम्पिटिटिव कोडिंग करना स्टार्ट करना है तो इट इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट विद। और हमने ये जो पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ है ये ऐसे डिज़ाइन करी है कि ये सीरीज़ देखने के बाद आप कहेंगे मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है ना, हम जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला कोड होता है वो एक हेलो वर्ल्ड का कोड लिखते हैं, और हेलो वर्ल्ड के कोड के साथ हम अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम भी हेलो वर्ल्ड के कोड के साथ C++ सीखने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये C++ को लिखने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हर पीस ऑफ कोड हम जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे C++ में तो हमेशा काम आएगा। तो जो पहली लाइन है वो एक हेडर फाइल है, तो हमने लिखी है #include iOS stream। ये हेडर फाइल क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम कभी भी अगर मैगी बनाते हैं तो हमें मैगी में क्या करना पड़ता है, बस पानी में मैगी डालनी रहती है, मसाला डालना रहता है। जो मैगी के क्यूब्स और मसाला वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, वो हमें प्रिपेयर नहीं करना रहता, हमें बस उसे यूज़ करना रहता है। पर वो यूज़ करने के लिए हमें उसे पहले से ला के रखना तो पड़ेगा अपने पास। ऐसा तो नहीं है आप पानी रख दिया फिर भाग रहे दुकान में मैगी लेने के लिए, पहले से ही ला के रख लेते हैं ना। ऐसे ही ये जो हेडर फाइल्स होती हैं ये कंपाइल होने के पहले ही प्रोसेस हो जाती है। तो जब भी हम हेडर फाइल इंपोर्ट करेंगे तो ये बोलेगा यार कंपाइलेशन के पहले ही मुझे प्रोसेस करके रख लो, मतलब जो भी प्रोग्राम है उसे रन करने बनाने के पहले ही मेरे को रख लो वहाँ पे प्रोसेस करके। तो दिस इज़ अ हेडर फाइल। अब एग्जैक्टली अगर क्या होती है ये समझ नहीं आ रहा है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं तो आगे देखेंगे, अभी कोई बात नहीं अगर समझ नहीं आ रहा है तो जो सेकेंड लाइन है वो है यूजिंग नेम स्पेस std। ये एक फंक्शन का स्कोप डिफाइन करती है। ये लिखना ज़रूरी होता है वरना कोड में एरर आएगी। एरर क्यों आएगी स्कोप डिफाइन ना होने के कारण, ये अभी हम नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा कि यूजिंग नेम स्पेस std हम लिखेंगे हमें। अब जो नेक्स्ट है इंट मेन एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होते हैं वो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि इस फंक्शन के अंदर जो दो कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, एक ये वाला ब्रेस और एक ये वाला ब्रेसेस, इसके अंदर ही हम जो भी कोड लिखेंगे वो आएगा। तो जो भी प्रोग्राम वगैरह आगे हम लिखेंगे दैट वुड बी इनसाइड इंट मेन। तो ये तीन चीज़ें जो हमने डिस्कस करी, पहला #include iOS stream एक हेडर फाइल। अब इसमें एक जो पॉइंट हमें नोट करना है वो ये है कि iOS stream एक लौती हेडर फाइल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा iOS stream ही इंपोर्ट करेंगे। क्यों? अगर मैगी के अलावा कोई और चीज़ बनानी है तो हम मैगी का पैकेट थोड़ी ना लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ता बनाना है तो पास्ता का पैकेट लाएंगे, अगर कुछ और बनाना है तो उसका पैकेट लाएंगे। ऐसे ही हम कौन सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे वो हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, हमें उस प्रोग्राम से क्या बनाना है उस पर डिपेंड करेगा ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि #include iOS stream की जगह हम #include bits std c++.h ये वाली हेडर फाइल इंपोर्ट कर लेंगे। अब जो ये वाली हेडर फाइल है ये ऐसा है कि आप मास्टर शेफ के किचन में पहुंच गए, जो चाहो वो मिलेगा वहाँ पर। तो bits std c++.h हेडर फाइल अगर इंक्लूड करिए तो इसके बाद कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर सारी जो भी हेडर फाइल्स की फंक्शनैलिटीज़ है वो हमें मिल जाएगी। तो मैं जनरली bits std c++.h इंपोर्ट करती हूँ। सेकेंड पॉइंट यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे हम, फिर उसके बाद जो भी इंट मेन है उसके अंदर जो भी हमारा फंक्शन है वो लिखेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आगे हम जो भी लाइंस लिखेंगे वो C++ में हमेशा एक सेमी कोलन के साथ ख़त्म होगी। जैसे हमने सी आउट लिखा
ये वाली जो लाइन लिखी है सेमी कोलन से खत्म हुई, रिटर्न 0 किया सेमी कोलन से खत्म हुई, यूजिंग नेम से किया सेमी कोलन से खत्म हुई। हेडर फाइल में सेमी कोलन नहीं लगता, और अगर जैसे इंट मेन फंक्शन लिखा है तो ऐसे कर्ली ब्रेसेस के बाद भी कोलन नहीं लगता। बट इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे दैट वुड एंड विद कोलन। तो C++ का बेसिक स्ट्रक्चर समझने के बाद ये समझते हैं कि ये जो हमने लिखा है सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये क्या है। एक और पॉइंट, इंट मेन के अंदर जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लास्ट में हम रिटर्न 0 करते हैं। रिटर्न कोई भी फंक्शन के अंदर हम कुछ ना कुछ चीज़ें रिटर्न करेंगे। रिटर्न 0 अगर अभी समझ नहीं भी आ रहा है तो जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा उसका एक पार्ट समझ लीजिए कि लास्ट में रिटर्न 0 लिखना है। वैसे नहीं भी लिखेंगे तो ये परफेक्टली कंपाइल हो जाएगा, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू राइट। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसका मतलब जो सी आउट है वो एक प्रिंट कमांड है जो कह रही है कंप्यूटर को कि तुम्हें ये चीज़ प्रिंट करनी है। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होगी तो हम उसको ऐसे कोट्स में लिखेंगे, अनटिल एंड अनलेस वो वेरिएबल्स हैं जो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो जैसे अगर आप हेलो वर्ल्ड को कोट्स में नहीं लिखते हो, बस ऐसे लिख देते तो एरर आ जाती है। पर अब हम कोट्स लगा देते हैं। अगर हमने यहाँ पे वापस सी आउट लिखा और अगर हमने यहाँ पे साइट एक्स को प्रिंट कराया तो भी ऐसे प्रिंट होगा। अच्छा देखिए, हम सेमीकोलन लगाना भूल गए तो एरर आ गई। सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। तो हेलो वर्ल्ड साइटेक्स ऐसे प्रिंट हो गया। अब अगर यहाँ पे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस लिख देना तो स्पेस आ जाएगा। बट अगर जो साइटेक्स है वो न्यू लाइन में प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, अगर न्यू लाइन में प्रिंट कराना है तो यहाँ पे ऐसे एंड एल लिख देंगे और रन कर देंगे तो ये न्यू लाइन में प्रिंट हो गया। अगर इसको ऐसे बार बार सी आउट नहीं लिखना है और ऊपर ही साइटेक्स को लिखना है तो हम यहाँ एंड लाइन लिखेंगे, इसके बाद कोट्स में लिखेंगे, बिना कोट्स के नहीं लिखना है। कोट्स में हमने साइटेक्स लिखा, सेमीकोलन लगाया है और रन कर देते हैं। तो ये वापस वैसे ही प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स कोड का वो हिस्सा होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं किए जाते हैं। मतलब जैसे जो लाइन 1 हमने लिखी है दैट इज़ अ कमेंट जो ग्रीन में दिख रही है, एंड ये वाली लाइन कंप्यूटर या कंपाइलर रीड नहीं करेगा हमारे प्रोग्राम में, ये सिर्फ हमारे रीड करने के लिए होता है। तो 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में जब हम कोई भी चीज़ कमेंट करते हैं तो सिर्फ वो वाली लाइन कमेंट होती है। मल्टी लाइन कमेंट्स में पूरा ब्लॉक ऑफ कोड कमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने इधर पे लाइन 1 पे लिखा दैट इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। उसको सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसके आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो जैसे अगर हमें लाइन 2 कमेंट करनी होती तो हम इसके आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा लेते। VS कोड में सिंपल सा एक शॉर्टकट है 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने का, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो पूरी लाइन से कमेंट हो जाएगी। इसके बाद मल्टी लाइन कमेंट्स पे आते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स हमें पूरे एक ब्लॉक ऑफ कोड कमेंट करने देता है, और मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हम कमेंट स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक से, और जहाँ तक हमें कमेंट करनी रहती है उस लाइन के बाद हम वापस उसे क्लोज करते हैं एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये हमारा पूरा पीस ऑफ कोड कमेंट हो गया इंट मेन से। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए अगर मैंने सपोज इसको यहाँ तक कमेंट कर दिया रिटर्न 0 तक तो ये ऐसे होगा, ये ग्रीन हो गया, ये वाला पार्ट वाइट रह गया। तो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स। जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंप्यूटर की एक मेमोरी लोकेशन का नाम होते हैं,
जिसके अंदर हम अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए इमेजिन करिए कि एक मॉल है। हम सब कभी ना कभी मॉल तो गए होंगे। तो वो जो मॉल है, उस मॉल का जो पूरा स्पेस है वो एक मेमोरी के जैसा है। तो जो मॉल है वो कंप्यूटर के जैसा है, और जो मॉल का स्पेस है वो एक कंप्यूटर की मेमोरी की तरह है। अब उस मॉल के स्पेस में एलोकेट कर दिया है थिएटर के लिए। तो जो स्पेस है उसका एक नाम रख दिया है थिएटर। तो ये जो थिएटर है एक ये वेरिएबल है, मतलब स्पेस का नाम है, इसलिए इसको हम कहेंगे वेरिएबल। अब ये जो थिएटर वेरिएबल है, इसके अंदर हम कोई भी मूवी स्क्रीन कर सकते हैं, स्पाइडरमैन, बैटमैन, एवेंजर्स, एनीथिंग। तो ये जो अलग अलग मूवीज़ हैं, ये उस वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ हो गई। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो वेरिएबल होता है, उसके अंदर हम अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। पर अगर हमने जो स्पेस है उसका नाम थिएटर रखा है, तो उस थिएटर के अंदर हम जब थिएटर के अंदर जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमें कपड़े देखेंगे। थिएटर के अंदर हम मूवीज़ ही स्क्रीन करेंगे। मतलब थिएटर एक टाइप ऑफ स्पेस है जिसके अंदर सिर्फ मूवीज़ होंगी। एक टाइप ऑफ स्पेस हम दे देंगे जो कपड़ों की दुकान के एलोकेट होगी, तो उसके अंदर कपड़े ही मिलेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, और वो मेमोरी का जो नाम होता है, जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का एक टाइप होता है। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इंट, मतलब अगर वो इंट टाइप है तो उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू स्टोर होंगी। जैसे अगर थिएटर है तो थिएटर के अंदर मूवीज ही स्क्रीन होंगी ना। ऐसे ही अगर डबल है तो उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ डेसिमल्स वैल्यू स्टोर होंगी। ऐसे ही अगर कैरेक्टर है तो उस वेरिएबल्स के अंदर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होंगी। अब जो C++ है उसमें हम कंप्यूटर को ये मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या सिंटैक्स यूज़ करते हैं? तो जो सिंटैक्स होता है वो होता है, पहले हम उसका टाइप लिखेंगे, फिर हम उसका नाम लिखेंगे, फिर हम उसे कोई वैल्यू असाइन करेंगे अगर हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंटीजर वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का, तो उसके लिए हम टाइप लिखेंगे। टाइप लिखने के लिए अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर के लिए यूज़ होता है INT, इंट। इंट के बाद हम उस वेरिएबल को कोई नाम देंगे। सपोज हमने नाम x दे दिया। अब अगर हम चाहे तो इसको ऐसे ही सेमीकोलन से स्टेटमेंट को क्लोज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। बट हम इस x को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं कि अगर हमें इसके अंदर वैल्यू अगर हमें देनी है 3 तो हमने 3 दे दी। जैसे अगर थिएटर के अंदर कोई मूवी स्क्रीन नहीं भी हो रही है तो भी थिएटर तो है वहाँ पर, बट मूवी स्क्रीन नहीं हो रही है। हम चाहे तो कोई मूवी स्क्रीन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही x को हम इनिशियलाइज चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, इंट x, y, z। तो हमने क्या किया? हमने x, y, z नाम के 3 मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर को एलोकेट कर दिए जिसमें इंटीजर ही स्टोर हो सकता है। अगर हमें एक डेसिमल स्टोर करना है तो हम डबल या फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। वैसे डबल और फ्लोट एग्जैक्टली सेम नहीं होते, इसमें डिफरेंस होता है, बट हम डबल यूज़ कर लेते हैं डेसिमल वैल्यू के लिए। तो अगर हमने डबल डिक्लेयर किया है और हमने a वेरिएबल ले लिया है तो हम लिख सकते हैं a = 3.4। तो हमने एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब अगर इसमें हम वापस डबल x = 3.4 लिखेंगे तो एक एरर थ्रो हो जाएगी और कंप्यूटर कहेगा यार तुमने जो x है वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है एक इंटीजर जैसे, अब तुम उसे वापस डिफाइन करो डबल जैसे, तो ये नहीं चलेगा। तो इसलिए हम x = 3.4 नहीं लिख सकते बिकॉज हमने x = 3 ऑलरेडी लिख चुका है। तो एक अगर नाम ऑलरेडी यूज हो चुका है तो हम उसे बार बार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब डबल a = 3.4 हमने लिख लिया। अगर हमें कोई कैरेक्टर क्या होता है? तो कैरेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं CHAR, कैर। अब उसका अगर हमने नाम लिख लिया C, तो कैरेक्टर C वेरिएबल का नाम है, उसको हम कोई भी कैरेक्टर कह सकते हैं। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? A, B, C, D, एक्सक्लेमेशन मार्क, @ ये सब कैरेक्टर्स हैं। और हर कैरेक्टर की प्रोग्रामिंग में एक ASCII वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं स्मॉल a लिखती हूँ तो जो इसकी ASCII वैल्यू है वो होगी 97।
ऐसे ही हर एक कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू होती है। तो हमने कैरेक्टर C इज इक्वल टू A लिख दिया, C इज इक्वल टू A भी ये लिखेंगे तो ये गलत है। कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर आता है, A भी एक स्ट्रिंग हो जाएगी। मतलब अगर हम सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स लिखेंगे तो द सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इज अ स्ट्रिंग, तो इसको A भी ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हमें A भी ही डिक्लेयर करना है तो हम उसे एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, STRING स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग को नाम दे दिया S इज इक्वल टू AB। तो ये हमने अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं C++ में। इसको रन कर देते हैं। अब यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है। या अगर हम हवर करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, तो लगा दो एंड इसको रन करते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया था, हमने x को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, तो हमने जब इसको रीडिक्लेयर किया तो हमें एक एरर आई। इसलिए एक बार अगर हमने int x इज इक्वल टू 3 लिख दिया है तो हम दोबारा int x इज इक्वल टू 4 या दोबारा x को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। अब रन करेंगे तो ये परफेक्टली रन हो जाएगा। परफेक्ट। अब अगर हमें ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें प्रिंट कराना है, तो जैसे हमने हेलो वर्ल्ड कोट्स में प्रिंट कराया, वेरिएबल्स के हमें इन कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम वेरिएबल को बस उसके नाम जैसे सब लिख देते हैं। इसलिए कोट का यूज़ भी हम करते हैं कि अगर कोट नहीं लिख रहे हैं हम कोट के अंदर कोई भी चीज़, तो जो कंप्यूटर है, जो कंपाइलर है, वो उसे एज अ वेरिएबल समझेगा। तो ये जो ऐसे बॉक्स लिखा आ रहा है, दिख रहा है बॉक्स छोटा सा, मतलब वेरिएबल है, ये x है। अगर हम टैब दबाएं, टैब बटन, तो ये अपने आप वो कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। इसमें x है, बट अगर कोई लंबा सेंटेंस होता तो वो पूरा टैब लिख के कंप्लीट हो जाता। तो सी आउट x करते हैं, x की वैल्यू 3 प्रिंट होगी। अगर हमने y जैसे इनिशियलाइज नहीं करा है वेरिएबल, अगर हम इसको अब रन करके देखें तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? इनिशियलाइज तो करा नहीं है। -2, पर हमने -2 तो मतलब इनिशियलाइज नहीं किया, तो -2 वैल्यू कैसे आई? ये इसलिए आई बिकॉज अगर हम जब इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो रैंडमली कुछ भी गार्बेज वैल्यू असाइन कर देता है वेरिएबल्स को। तो अगर हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो इट्स बेटर टू इनिशियलाइज, अदरवाइज ठीक है, अगर कोड में आ गया हम उसे यूज़ करेंगे, हम बस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो ये हो गए वेरिएबल्स। इसके बाद हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो हमें वेरिएबल्स में सर्टेन ऑपरेशंस करने देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस मतलब एडिशन भी एक ऑपरेटर है, माइनस वो भी एक ऑपरेटर बिकॉज वो हमें सबट्रैक्ट करने देगा, मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेटर है, डिवीजन भी एक ऑपरेटर है, और मॉड्यूलो भी एक ऑपरेटर है। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये 6 टाइप के होते हैं: एरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, और इसके अलावा जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो बाकी टाइप में आते हैं। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत बेसिक और इंट्यूटिव टाइप के होते हैं, उनको हम यहाँ पे लिख के से डिस्कस करते हैं। तो इंट x इज इक्वल टू हम 3 डिफाइन कर लेते हैं और y इज इक्वल टू हम 2 डिफाइन कर लेते हैं। तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए। अब इन दोनों वेरिएबल्स में हम अलग अलग एरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, तो हम इनको सी आउट कर लेते हैं, ऑपरेटर्स। अब हम इसे रन करेंगे तो ये आउटपुट आएगा।
तो हमने देखा कि जब x प्लस वाई हो रहा है तो x3 है y2 है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं तो 5 आया, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 1 आया, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया, 3/2 डिवाइड करेंगे तो 1 आया। अब 3/2 का जो डिवीजन होता है वो होता 1.5 है, बट प्रोग्रामिंग में क्योंकि x भी एक इंटीजर है, y भी एक इंटीजर है, तो जब एक इंटीजर को एक इंटीजर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो भी एक इंटीजर आएगा। तो इंटीजर 1.5 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए वो जो आंसर है वो 0.5 को ड्रॉप करके सिर्फ 1 रहेगा, तो आंसर 1 आएगा। x मॉड्यूलो 2 1 है, जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है वो हमको जो रिमाइंडर है वो आंसर देता है। तो जब 3/2 डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए आंसर 1 है इसका। अब ये जो x प्लस 3 है, इसमें जो आउटपुट है वो 3 ही आ गया, मतलब हमने x को इंक्रीमेंट किया बट जो इसमें आउटपुट है वो 3 ही क्यों प्रिंट हुआ, बिकॉज उसके बाद जब हमने x माइनस करा तो जो x की वैल्यू है वो 4 क्यों आई, क्योंकि जब हमने x प्लस किया था तो जो x की वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट होकर 4 हो गई थी। अब जब x माइनस करेंगे तो पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 4 होगी एंड उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। तो ये x माइनस के बाद जो करेंटली ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसके बाद जो x की वैल्यू करेंटली है वो है 3। अब माइनस x का मतलब होता है कि पहले डिक्रीमेंट कर दो x की जो भी वैल्यू है, फिर x को प्रिंट करो। तो अभी x की करेंट वैल्यू क्या है 2, अब माइनस x है तो हम पहले डिक्रीमेंट करेंगे, तो 3 से डिक्रीमेंट होके वो क्या बन गया 2, और फिर उसको प्रिंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ। अब प्लस x का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट कर दो फिर x की वैल्यू को प्रिंट करो। तो इसके बाद जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या आई थी 2। अब अगर हम पहले इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट होने के बाद x की वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर 3 प्रिंट होगा। तो फाइनली अभी जो हमारे पास x की वैल्यू है वो आ गई है 3। अगर इसे अच्छे से चेक करना है तो हम यहाँ पे सी आउट x कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेड क्यों बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो हम इसको सी आउट x कर देते हैं। तो x से जो वैल्यू है वो आ गई 3। तो ये सारे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो दिस वाज ऑल फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस करना। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको इस पार्ट में समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ क्लैरिफाई करने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू अस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।